इस वीडियो में हम देखेंगे चट्टानें एवं ज्वालामुखी रॉक्स एंड वोल्केनोज के बारे में देखेंगे। चट्टानों का वर्गीकरण: आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान, इग्नियस रॉक्स है, सेडिमेंट्री रॉक्स है, मेटामॉर्फिक रॉक्स है। आग्नेय चट्टानें, ये देखो आग्नेय चट्टानें कौन सी चट्टानें हैं जो ज्वालामुखी से डायरेक्ट ज्वालामुखी से बनते हैं। ठीक है, मैग्मा और लावा जो ज्वालामुखी में जो मैग्मा या लावा जो निकलते हैं उससे आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। इसको याद कैसे, आग्नेय है, देखो स्टार्टिंग में मतलब वो लावा या मैग्मा क्या रहते हैं, आग ही रहते हैं ना, उसी से आग्नेय चट्टान का नामकरण हुआ है। फिर अवसादी चट्टान है, उसमें अवसाद जमा हो के सेडिमेंट्स जमा हो के बनेंगे, सेडिमेंट्री रॉक्स होंगे। ठीक है, रूपांतरित चट्टान है, ये अवसादी और आग्नेय चट्टान अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रेशर और ये टेम्परेचर से अपने आप को रूपांतरित करेंगे, वो होंगे मेटामॉर्फिक रॉक्स। जीवाश्म रहित चट्टानें कौन सी होती है? ये आग्नेय चट्टानें होती है। क्यों होती है? देखो स्टार्टिंग में ये लावा निकलता है। ठीक है, लावा से क्या होता है, लावा आप खुद देखोगे बहुत ज़्यादा वहाँ पे आग है, आग में कैसे जीवाश्म हो सकते हैं ना, तो इसलिए इसमें जीवाश्म नहीं रहते हैं आग्नेय चट्टानों में। काली मिट्टी का निर्माण किन चट्टानों के क्षरण से होता है? ये आग्नेय चट्टानों से ही काली मिट्टी का निर्माण होता है। ये यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। संपूर्ण क्रस्ट के कितने प्रतिशत भाग पर अवसादी चट्टानें विस्तृत है? अवसादी चट्टानें लगभग 75% पे, अधिकतर तो ये अवसादी चट्टानें ही हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स ही हैं। आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से निर्मित शेल कौन सा है? आग्नेय चट्टानों से रूपांतरित शेल कौन कौन से है? ये ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, फिर बेसाल्ट दोबारा है, नीस है, एम्फीबोलाइट है और सिस्ट है, ये सब है निर्मित शैलें हैं। अवसादी चट्टानों से रूपांतरित निर्मित शैलें कौन है? सेल है, चूना पत्थर, लाइमस्टोन व डोलामाइट, फिर बालू का। देखो अवसादी चट्टानों के रूपांतरण से निर्मित शैलें, देखो अवसादी से ये किस में रूपांतरण हो गए? ये मेटामॉर्फिक रॉक्स में, सेडिमेंट्री रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक में ये चेंज होंगे। शेल से स्लेट में चेंज होगा, चूना पत्थर लाइमस्टोन से ये मार्बल में चेंज होगा, फिर सैंडस्टोन से क्वार्टजाइट में चेंज होगा, फिर कॉन्ग्लोमेरेट से क्वार्टजाइट में चेंज होगा और बिटुमिनस कोयला से ग्रेफाइट व हीरा बनेंगे। और इसमें याद रखना चूना पत्थर लाइमस्टोन मार्बल है, फिर सैंडस्टोन क्वार्टजाइट है, याद रखना क्वेश्चन आता है। रूपांतरित चट्टानों के पुनः रूपांतरण से निर्मित शैलें कौन है? स्लेट कौन है? स्लेट है, फिर है फाइलाइट है, फाइलाइट है, उसके गेब्रो है, कौन है? गेब्रो है, फिर फाइलाइट है। रूपांतरण चट्टानों से पुनः रूपांतरण से निर्मित होते हैं स्लेट, फाइलाइट में, फाइलाइट सिस्ट में और गेब्रो सर्पेंटाइन। रूपांतरित चट्टानें मेटामॉर्फिक रॉक की उत्पत्ति किन चट्टानों से होती है? आग्नेय और अवसादी दोनों चट्टानों से होती है। कैसे होती है? बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पड़ता है ना, तो वो रूपांतरित चट्टानों में वो परिवर्तन हो जाते हैं। संगमरमर किस चट्टान का उदाहरण है? ये रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। किससे बनता है संगमरमर? लाइमस्टोन से। ठीक है, लाइमस्टोन से संगमरमर बनता है। चट्टानों के निर्माण में, और देखो लाइमस्टोन से, देखो चूना पत्थर से हम देखते हैं सीमेंट भी बनता है चूना पत्थर से, तो इसलिए हम घर बनाते तो पहले फ्लोरिंग कैसा होता था हमारा? सीमेंट से होता था, लेकिन अब उसका रूपांतरित यानी कि उसका अच्छा क्या हमने लाया है? संगमरमर। अब हम क्या करते हैं? मार्बल से फ्लोरिंग करते हैं। चट्टानों के निर्माण में 8 प्रमुख तत्वों का योगदान है, ये कौन से? ऑक्सीजन है 46.8% है, सिलिकॉन है ये 27.7% सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम है 8.13% है, फिर लोहा है 5.00, कैल्शियम है 3.63 है, सोडियम है 2.83 है, पोटेशियम है 2.59% है और मैग्नीशियम है 209% है। और इसका एक ट्रिक भी है, देखो ओसियाल याद रखना। ठीक है, ओसियाल में ऑक्सीजन होगा ओ से, फिर सी से सिलिकॉन होगा, ओ या से एल्यूमिनियम होगा, ल से लोहा होगा, यानी कि 4 हमारा ऐसे ही याद हो गया ओसियाल। उसके बाद ये सब थोड़ा सा देख लेना, याद हो जाएगा। और ये ओसियाल 4 स्टार्टिंग का हमारा याद हो गया, नहीं सॉरी 3, ऑक्सीजन है, सिलिकॉन, ओसियाल, फिर एल्यूमिनियम और लोहा।
सर्वाधिक कठोर चट्टानें कौन सी होती है? रूपांतरित चट्टानें मार्बल हम पढ़े ना, मार्बल से मजबूत होती है। फिर पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। और जब ये बाहर निकलती है तो उसको बोलते हैं लावा। लावा, मैग्मा, लावा। कैसे याद रखना? ग्रेविटी मेघ ग आ रहा है ना मैग्मा में, लावा ये मैग्मा। तो जब मैग्मा ग्रेविटी के अंदर होती है तो वो मैग्मा कहलाती है, बाहर आती है तो लावा। कुछ भी चीज जो बाहर निकल गई यानी कि कुछ लाव बाहर कहाँ से लावा निकल गई? वो पृथ्वी के अंदर आंतरिक भाग से लावा निकलती है। और जब वो बाहर निकलती है उसी को क्या बोलते हैं? ये लावा बोलते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में लावा जो ठोस होने से निर्मित चट्टानों को क्या कहते हैं? देखो, प्लूटोनिक रॉक्स क्या होते हैं? प्लूटोनिक रॉक्स ये होते हैं ना कि आंतरिक भाग में लावा के ठोस होने से, जैसे कोई क्या है पृथ्वी के बाहर भी आ जाते हैं, बाह्य भाग में भी आते हैं, ठीक है, तो वो उनको एक्सट्रोनिक रॉक्स ऐसा बोलते हैं। और जो अंदर ही लावा में ठोस हो जाते हैं उनको बोलते हैं प्लूटोनिक रॉक्स बोलते हैं। फिर विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी ओजन डेल सलाडो किस देश में है? नहीं सॉरी, ओजस डेल सलाडो, ये अर्जेंटीना एवं चिली में है। सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है ओजस डे सलाडो, अर्जेंटीना एवं चिली में है। ज्वालामुखी क्रिया में सबसे अधिक जलवाष्प गैस निकलती है। इसके अतिरिक्त देखो सबसे ज्यादा क्या निकलता है? जलवाष्प सॉरी जल क्या है? जल वाष्प है। क्या है? जल वाष्प है, वेपर, सबसे ज़्यादा वेपर निकलता है। उसके बाद है इसके अतिरिक्त एक कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2। फिर सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 है, नाइट्रोजन है N2 है, हाइड्रोजन H2 आदि गैसें निकलती है। फिर है सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के। सक्रिय जो सक्रिय एक्टिव है। सुषुप्त ज्वालामुखी मतलब समय समय पर हजारों साल में, मतलब ये है कि 100 साल 500 साल में फिर से ये होते हैं। फिर मृत ज्वालामुखी, डेड ज्वालामुखी, जो मतलब उनका अब फटने का कोई चांस ही नहीं है, इरप्शन का कोई उसका चांस नहीं है, उसको मृत ज्वालामुखी कहते हैं। ऐसी ज्वालामुखी जो लंबे समय से सक्रिय नहीं है किंतु भविष्य में कभी भी सक्रिय हो सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सुषुप्त ज्वालामुखी, डोरमेंट ज्वालामुखी कहा जाता है। ज्वालामुखी से निकलने वाला पदार्थ क्या है? ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थों को 3 वर्गों में विभक्त किया गया है। कौन से? गैस तथा जल वाष्प। पता नहीं मेरे से जलवाष्प निकल ही नहीं रहा है जैसे। गैस तथा जलवाष्प। ये ज्वालामुखी उद्भेदन के समय सर्वप्रथम गैस और जलवाष्प बाहर आते हैं। इनमें जलवाष्प की मात्रा सर्वाधिक है, 60 to 90% होती है, तथा अन्य गैसों में CO2, नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड होती है। सबसे ज़्यादा किसका? वेपर का है ना। गैस में इसमें जलवाष्प की मात्रा ये सर्वाधिक है, 60 to 90% है। अन्य गैस CO2, नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड आदि प्रमुख है। फिर विखंडित पदार्थ है। इसमें धूल व राख से बने चट्टाने टुकड़े, टफ, मटर के दाने के आकार वाले टुकड़े, लेपिली, कुछ इंच से लेकर कोई फीट तक के व्यास वाले बड़े बड़े चट्टाने टुकड़े, अपेक्षाकृत बड़े आकार के टुकड़े, ब्रेसिया आदि बाहर धरातल पर निकलते हैं। टफ निकलते हैं। टफ क्या है? धूल व राख से बने चट्टानी टुकड़े हैं। फिर लेपिली है, मटर के दाने के आकार वाले टुकड़े हैं, लेपिली। फिर ब्रेसिया है, कुछ इंच से लेकर कोई फीट तक व्यास वाले बड़े बड़े चट्टानी टुकड़ों व अपेक्षाकृत बड़े आकार के टुकड़े ब्रेसिया है, बिग है ब्रेसिया आदि बाहर धरातल पर निकलते हैं जब ज्वालामुखी का इरप्शन होता है तब। फिर लावा क्या है? ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। भूगर्भ में स्थित है तो वो क्या कहलाएगा? मैग्मा कहलाएगा। जब वही मैग्मा क्या है? धरातल पर ये अर्थ सरफेस पर निश्रित होता है, फैलता है, ठीक है, अर्थ सरफेस में आ जाता है तो उसको बोलते हैं लावा। और कैसे याद रखना? मैग्मा ग्रेविटी यानी कि अंदर समझो उसको, और लावा वो बाहर निकलते हैं। मैग्मा का जी रिलेट करना ग्रेविटी से। ठंडा होने के बाद ये आग्नेय चट्टान कहलाते हैं। धरातल पर लावा ठंडा होने पर आग्नेय चट्टान कहलाते हैं। और क्यों आग्नेय? आग से, मतलब कि आपने देखा होगा जब ज्वालामुखी का इरप्शन होता है तो क्या होता है? बहुत ज़्यादा उसमें आग
निकलता है, ठीक है, तो इसीलिए उसको आग्नेय चट्टान कहा जाता है, इसीलिए इसमें जीवाश्म भी नहीं होता है। आग्नेय व अवसादी चट्टानों के संगठन, कंपोजिशन तथा स्वरूप में परिवर्तन से रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। इनका कंपोजिशन होगा बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर से, तो ये रूपांतरित चट्टानों में परिवर्तित हो जाते हैं। किस प्रकार के लावा में सिलिका की अधिक मात्रा पाई जाती है? अम्लीय लावा, एसिड लावा में, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा सिलिका की मात्रा होती है। अंडमान निकोबार के नारकोंडम द्वीप पर स्थित ज्वालामुखी किस प्रकार की है? सुषुप्त ज्वालामुखी है, डोरमेंट है, मतलब अभी तो फटी नहीं है, लेकिन हो सकता है कभी भी इरप्शन हो सकता है इसमें। माउंट किलिमंजारो किस श्रेणी का ज्वालामुखी है? शांत ज्वालामुखी, एक्सटेंट वोल्केनो, ये अभी इरप्शन का कोई इसका आता पता नहीं है, खत्म हो गया, इरप्ट होगा कि नहीं। बेथोलिथ, देखो अब हम पढ़ेंगे ये ज्वालामुखी के टाइप पढ़ेंगे, ठीक है, जो यहाँ प्लूटोनिक लावा के टाइप पढ़ेंगे, जो वहीं पे पृथ्वी के धरातल में, मतलब नीचे अंदर ये क्या होते हैं, लावा का इरप्शन होता है और उसमें डिफरेंट टाइप के इसमें स्ट्रक्चर बनते हैं। बेथोलिथ को कैसे याद रखें? बेस, देखो ये का बेस पेन से करते हैं तो सही दिखेगा। देखो ये है हमारा बेथोलिथ, ये पोस्ट, सॉरी एक मिनट, हाँ बेथोलिथ, ये बेथोलिथ कैसे याद रखना है? बेथोलिथ बेस से याद रखना है, सबसे नीचे वाले को बेस बोलते हैं। फिर है फेकोलिथ लेंस, समझते हैं, थोड़ा लेंस की भांति ये होता है। सील देखो इस टाइप का है, सील यानी कि सोया हुआ है ना। फिर ये आगे है हमारा लेकोलिथ, है ना, लेकोलिथ ये किस तरह का? एक डोम शेप का है, लेकोलिथ इस तरह का एक डोम है। फिर लोपोलिथ थोड़ा सा इस टाइप का है, लोपो मतलब है कि जैसे बच्चा को गोदी किस टाइप का करते हैं, तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसी टाइप का ये लोपोलिथ है। फिर डाइक है, देखो सील सोया हुआ है, सील स्लिप, उससे याद रखना है डाइक कैसे याद रखना है? ऊंचा उठा हुआ डाइक, ये मतलब जब सील ये हॉरिजॉन्टल है तो डाइक इसका जस्ट उल्टा ये वर्टिकल होगा, डाइक डाली की भांति थोड़ा ऊंचा उठा हुआ, इससे रिलेट करना है। लावा प्रवाह से बने पठार इस तरह के दिखते हैं वो। फिर ज्वालामुखी आश्रित शंकु जो बनते हैं। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? किलायु हवाई द्वीप में है ये। किलायु हवाई द्वीप में है। हमारे सौरमंडल में अब तक का ज्ञात सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मॉन्स कहाँ है? मंगल ग्रह पे है, ये कहाँ है? मंगल ग्रह पे है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है, किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, लाइट फ्लेयर ऑफ मेडिटेरेनियन सी कहा जाता है? ये माउंट स्ट्रोम्बोली को बोला जाता है। किसको बोलता है? माउंट स्ट्रोम्बोली को बोला जाता है। क्वेश्चन ये भी आया हुआ है, लाइट फ्लेयर ऑफ मेडिटेरेनियन सी, क्योंकि इसमें क्या है कि हमेशा इरप्शन होते रहता है ना, तो उसमें आग दिखते रहता है, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? लाइट फ्लेयर ऑफ मेडिटेरेनियन सी, माउंट स्ट्रोम्बोली को बोला जाता है। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, माउंट सेंट हेलेंस। अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो किस देश में है? ये तंजानिया में है। माउंट किलिमंजारो कहाँ? तंजानिया में है। मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ये कहाँ स्थित है? हवाई द्वीप समूह में, संयुक्त राज्य अमेरिका पे है। क्या नाम है? मोना लोआ सक्रिय ज्वालामुखी है ये। अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? माउंट एरबुस है। कौन है? माउंट एरबुस है, इरेबस भी बोला जाता है। ईरान के दो प्रमुख मृत ज्वालामुखी कौन से? ये देवबंद वो कोह सुल्तान है, ईरान के हैं। यूरेशिया प्लेट अफ्रीका व इंडियन प्लेट मध्य महाद्वीपीय पेटी ज्वालामुखी मेखला के अंतर्गत आते हैं। देखो यूरेशियन प्लेट अफ्रीका वो इंडियन प्लेट मध्य महाद्वीपीय पेटी ज्वालामुखी मेखला के अंतर्गत आते हैं। ज्वालामुखी शंकु के ऊपर मिलने वाले कीपाकार गर्तनुमा आकृति को क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं, क्रेटर। संयुक्त राज्य अमेरिका का रेनियर हुड वो शास्ता किस ज्वालामुखी श्रेणी के अंतर्गत है? ये मिश्रित ज्वालामुखी शंकु के अंतर्गत आते हैं। विश्व के सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो अर्जेंटीना चिली
कितनी ऊंचाई है इसकी? 6893 है। फिर कोटोपेक्सी इक्वाडर 5897 है। कोटोपेक्सी इक्वाडर 5897 है, मीटर में है। फिर क्लूचेवास्काया रसिया में है, ये 4688 किलोमीटर है। फिर व्रेंगेल पर्वत है, अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका में 4317 किलोमीटर है। कैमरून में है, ये 4070 किलोमीटर है। इरेबस है अंटार्कटिका में 3795 किलोमीटर है। नारागो क्या है? नीरागोंगो है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो में है नीरागोंगो 3470। फिर इली आमना क्या है? अलेतुआन श्रेणी संयुक्त राज्य अमेरिका में 3053 मीटर है। एटना है सिसिली इटली में है, एटना फेमस है। पूछा जाता है एटना कहाँ है, तो एटना इटली इससे रिलेट करना। माउंट बेकर ये कास्केट श्रेणी संयुक्त राज्य अमेरिका में 3285 मीटर है माउंट बेकर। चिल्लन है चिल्ली में 3200 किलोमीटर है। माउंट न्यामुरागिरा ये कंगो में है 3090 मीटर है। फिर विल्ला रिका चिली में 2842 मीटर है। माउंट रुहापेहू न्यूजीलैंड में 2797 है। पोरक है मेक्सिको में 2800 मीटर है। असामा है जापान में 2540 मीटर है। सेंट हेलेंस पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका में 2570 मीटर है। नगाउर है न्यूजीलैंड में है 2291 मीटर है। हावला है आइसलैंड 1491 मीटर है। विशुवियस इटली में है, ये क्वेश्चन आता है। विशुवियस इटली नेपल्स की खाड़ी 1277 मीटर है। किलायू है हवाई संयुक्त राज्य अमेरिका में 1225 है। स्टम्बोली है इटली में। लिपारी द्वीप भूमध्य सागर 950 मीटर है। ज्वालामुखियां व मेखलाबद्ध वर्गीकरण कितने भागों में है? 4 भागों में है। परिप्रशांत महासागर मेखला सरकम पैसिफिक बेल्ट ये ज्वालामुखी मेखलाएं हैं। फिर मध्य महाद्वीपीय पेटी मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट है। फिर उसके बाद मध्य अटलांटिक मेखला व मध्य महासागर कटक मिड अटलांटिक रीज है। अंतराप्लेटीय ज्वालामुखी इंट्राप्लेट वोल्केनिज्म है। क्षारीय लावा शंकु को किस अन्य नाम से जाना जाता है? शील्ड शंकु के नाम से जाना जाता है। अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका के कटमाई पर्वत को 10,000 धुआरों की घाटी ए वैली ऑफ 10,000 स्मोक कहा जाता है। ये भूकंप एवं सुनामी के बारे में पढ़ेंगे। भूकंप के प्रमुख कारण क्या है? ये वोल्केनिक एक्टिविटी ज्वालामुखी क्रिया से होता है। भ्रंश एवं संपीड़न की क्रिया फोल्डिंग एंड कंट्रैक्शन की वजह से होता है। समस्थितिक संयोजन या भू संतुलन आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट की वजह से भी होता है। ये वोल्केनिक एक्टिविटी फोल्डिंग एंड कंट्रैक्शन, आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट, इलास्टिक रिबाउंड एक्शन से, प्लेट टेक्टोनिक एक्शन से होता है। भूकंप पृथ्वी के आंतरिक भाग में भूकंपीय तरंगों का संचरण कैसे होता है? भूकंप अधिकेंद्र, ठीक है, अधिकेंद्र यहाँ भूकंप है, इसमें धरातलीय एल तरंगे हैं। फिर है देखो यहाँ पे क्या है, पी एंड एस वेव। देखो पी एंड एस वेव तरंग इस तरह के हैं और जो पी वेव हमारे इधर से इधर जा रहे हैं, ठीक है, इस टाइप के। और इसमें क्या बन रहा है? शेडो यहाँ पे बन रहा है। प्रत्यक्ष रूप से पी तरंगों का अभाव है इसमें। शेडो जोन कहाँ से कहाँ बन रहे हैं? ये डिग्री है 103 से इधर डिग्री नहीं दिया हुआ है। देखो और ये शेडो जोन बनने के क्या कारण है मैं बता रही हूँ। क्या होता है ना, जैसे कि हमारा कोर है,
उसके बाद इसमें कोर के बाद क्या है, मेंटल है, मेंटल के बाद क्या है, कोर, मेंटल और क्रस्ट है। तो क्या होता है ना कि जब एक ये से देखो, हम जानते हैं कि जो मेंटल में क्या है वो सेमी फ्लूइड टाइप का है, जो उसका अपर मेंटल है। अपर मेंटल में क्या है, सेमी फ्लूइड ये है, जहाँ पे एस्टोनोस्फेयर है और लिथोस्फेयर फ्लोट्स कर रहा है। लिथोस्फीयर किसके, जो हमारा भूपर्पट्टी है, कहाँ फ्लोट कर रहा है, वो कहाँ फ्लोट कर रहा है, वो एस्टोनोस्फीयर पे फ्लोट कर रहा है। तो कभी भूकंप आता है ना, तो क्या होता है कि देखो, हम जानते हैं कि सबसे नीचे कोर में क्या है, आयरन और ये सब है, सॉलिड मीडियम में है ना कोर। अपर कोर ये लिक्विड ये में है, ठीक है। इनर कोर हमारा सॉलिड है। तो क्या होता है, एक ये से जब हम पढ़ते हैं ये रिफ्रैक्शन लाइट का चैप्टर पढ़ते हैं, तो रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि हम जब एक डेंसिटी वाले हायर डेंसिटी से लोअर डेंसिटी या लोअर डेंसिटी से हायर डेंसिटी में ट्रेवल करते हैं, तो क्या होता है कि वो नॉर्मल से दूर हट जाते हैं ना। ये लाइट का जो लाइट की सीधी रेखा क्या है, नॉर्मल से दूर हटती है, सामने आ जाती है। तो इसमें भी इसी तरह का रिफ्रैक्शन हो जाता है। क्या होता है, भूकंप का जो तरंग है उसका रिफ्रैक्शन की वजह से यहाँ पे पी वेव, तो देखो ठोस, द्रव एंड गैस सब जगह ट्रेवल कर सकता है ना। लेकिन क्या होता है, पी वेव जब ट्रेवल करता है ठोस से द्रव में, जैसे कि मेंटल में चला गया, तो मेंटल में जब वो जाता है तो क्या है कि रिफ्रैक्शन की वजह से वो थोड़ा उसका शेडोजन बनता है। और एस वेव वाले का क्या है, एस वेव वाले का तो मतलब वो सॉलिड मीडियम में ही जाता है, लिक्विड गैस में तो जा नहीं पाता है। इस वजह से एस वेव का जो शेडो जोन है वो सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ पे इस तरह का विस्तृत नहीं दिया हुआ है, दो यहाँ पे मैप देने चाहिए थे, हाँ नहीं दिया हुआ है। तो इस वजह से शेडो जोन का ये कारण है। देखो, इस तरंगे कोर में प्रवेश नहीं करती। क्यों नहीं कर सकती है, क्योंकि हम जानते हैं इस तरंगे क्या है, ये सॉलिड मीडियम में बस ट्रेवल करेगी, कोई मतलब, और उसके बीच में क्या है, मेंटल आ जाते हैं। मेंटल में क्या है, ये लिक्विड और गैस दोनों, सॉलिड, लिक्विड और सॉलिड दोनों में मेंटल है, इसीलिए वो प्रवेश ही नहीं कर पाती है। पी तरंगे कोर धीमी गति से गुजरती है। क्यों धीमी गति से गुजरती है, हम जानते हैं कि भाई क्या है, डेंसिटी डिफरेंस हो जाता है। एक ये से कोर से नहीं, ये से क्रस्ट से मेंटल से कोर, ये सब में क्या डेंसिटी डिफरेंट है, कहीं ठोस है कहीं द्रव है, इस तरह के, इस वजह से वो धीमी हो जाती है। पी तरंगे भूकंप के प्रघात के 11.2 मिनट बाद पहुंचती है। ये कितने में, 11.8 मिनट बाद पहुंचती है। क्रोट से पी तरंगे भूकंप के प्रघात के अनुभव होने के 21 मिनट बाद पहुंचती है। प्रत्यक्ष रूप से पी तरंगों का अभाव होता है इस सब में। क्यों अभाव होता है, क्योंकि यहाँ पे रिफ्रैक्शन की वजह से, ठीक है। प्रत्यक्ष रूप से पी तरंगों का अभाव यहाँ भी होता है। पी तरंगे कोर धीमी गति से गुजरती है, कहाँ, यहाँ पे, क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने में कोई भी चीज थोड़ा स्लो हो जाता है। भूकंप तरंगे, पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे हैं। प्राथमिक व लंबवत रेखा, प्राइमरी और लॉन्गिट्यूडनल वेव किसे कहते हैं, पी तरंगों को कहा जाता है। ये लॉन्गिट्यूडनल है। कैसे मूव करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल। जैसे कि इसका उदाहरण है, जैसे कि हम कभी स्प्रिंग वगैरह को खींचते हैं तो उनका जो ट्रेवल है ना, उसी टाइप के पी तरंगे ट्रेवल करते हैं। एस तरंगे, इसका अन्य नाम क्या, अनुप्रस्थ या गोंद तरंगे, ट्रांसवर्स और सेकेंडरी वेव। ये किस तरह से, ये सांप जैसे ट्रेवल करते हैं ना, तो उस टाइप का ये एस तरंगे ट्रेवल करते हैं। एल तरंगे धरातलीय तरंगे, सरफेस और लॉन्ग पीरियड वेव है, गति सबसे कम किंतु तीव्रता सर्वाधिक है। जबकि पी तरंगे गति सर्वाधिक, तीव्रता सबसे कम है। देखो, एल तरंगे लव वेव है, ठीक है। एल वेव क्या है, लव, वैसे भी खतरा होता है ना, तो इसमें क्या होता है, सरफेस टू सरफेस, ऊपर नीचे होगा और बाएं दाएं होगा, मतलब इस तरह का ये ट्रेवल होगा। तो क्या होता है, इससे ज़्यादा क्षति हो जाता है। इसमें क्या है, तीव्रता सर्वाधिक, सबसे इसकी गति सबसे कम है, लेकिन तीव्रता, इंटेंसिटी इसका सबसे ज़्यादा है, हिला के रख देगा, ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है ये। जबकि पी तरंगों को क्या है, गति सर्वाधिक है, लेकिन तीव्रता इसमें इसके कंपेयर में कम है। भारत में विश्व की सबसे आधुनिक सुनामी चेतावनी प्रणाली कब प्रारंभ की थी, अक्टूबर 2007 में प्रारंभ की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, हमने पहले भी पढ़ा था, ये महासागर का है, तो साउथ में हैदराबाद, थोड़ा महासागर के नज़दीक में, इसलिए हैदराबाद तेलंगाना में स्थापित किया गया है। भूकंप में तरंगों की तीव्रता मापने वाले यंत्र को भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, सिस्मोग्राफ बोलते हैं।
भूकंप मापने के 3 स्केल हैं। रोसी फेरल स्केल है। रोसी फेरल स्केल, इसे मापने पर 1 से 11 मापक रखे गए हैं। फिर मर्केली स्केल है। मर्केली स्केल यह अनुभव आधारित पैमाना है, 1 से 12 मापक रखे गए। रिएक्टर स्केल है उसके बाद। यह लघु गणकीय मापक है। लोगरिथमिक स्केल है जिसकी तीव्रता 0 से 10 तक होती है। रिएक्टर स्केल पर प्रत्येक अगली इकाई पिछले इकाई की तुलना में 10 गुना अधिक तीव्रता व्यक्त की जाती है। देखो, रिएक्टर स्केल से हम मैग्नीट्यूड मापते हैं, ठीक है। भूकंप का क्या मापते हैं? मैग्नीट्यूड। और मर्कली स्केल से उसका इंटेंसिटी मापते हैं। सर्वप्रथम किस स्थान पर भूकंप तरंगे अनुभव की जाती है? भूकंप के केंद्र पे, एपिसेंटर पे। कहाँ पे? एपिसेंटर पे। वो अनुभव करने की बात होती है। और कहाँ पे? जहाँ पे भूकंप ओरिजिनेट होता है, भूकंप, उसको बोलते हैं फोकस बोलते हैं, जिसको हाइपोसेंटर भी बोला जाता है। किस स्थान को विश्व की भूकंप राजधानी कहा जाता है? यह द अर्थक्वेक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, ये पार्कफील्ड कैलिफोर्निया को बोला जाता है। पार्कफील्ड कैलिफोर्निया को। भूकंप के प्रकार प्लेट वर्तनिकी के अनुसार। भूकंप के प्रकार छिछले केंद्र वाले भूकंप 0 से 35 किलोमीटर गहराई में होते हैं और ये ज़्यादा खतरनाक होते हैं। मध्यम केंद्र वाले भूकंप 35 से 75 से 100 किलोमीटर तक होते हैं। गहन केंद्र वाले भूकंप 100 से 350 किलोमीटर होते हैं। पातालीय केंद्र वाले भूकंप 350 से 700 किलोमीटर होते हैं। भूकंपीय अभिकेंद्र एपिसेंटर से 105 और 100, हाँ यहाँ पे मैं डिग्री बोली थी ना, 105 से 145 के मध्य का क्षेत्र क्या कहा जाता है? ये भूकंपीय छाया क्षेत्र है, सिस्मिक शैडो जोन है ये। विश्व का सबसे विस्तृत भूकंप क्षेत्र कौन सा है? ये प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी, सरकम पैसिफिक बेल्ट है। सबसे ज्यादा भूकंपीय क्षेत्र है। किस स्थान को विश्व के भूकंप की राजधानी, कैपिटल ऑफ द अर्थक्वेक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है? इसको किसको बोला जाता है? ये पार्कफील्ड शहर कैलिफोर्निया को बोला जाता है। यहाँ आगे भी, यहाँ भी दिया हुआ था। प्लेट क्या है? विवर्तनिकी क्या है? प्लेट विवर्तनिकी, ये प्लेट टेक्टोनिक क्रिया के कारण भारतीय उपमहाद्वीप का कौन सा प्रदेश भूकंपीय ग्रहणशील अर्थक्वेक रिसेप्टिव है? यह उत्तर पश्चिमी प्रदेश है। प्लेट विवर्तनिकी प्लेट टेक्टोनिक है। हिंदी में यार पहली बार इसको मैं देख रही हूँ ना, थोड़ा सा ये हो जा रहा है, कोई नहीं, कर लेंगे। प्लेट टेक्टोनिक। भूकंप आने से पहले वायुमंडल में किस गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है? रेडोन गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। इससे पता चलता है कि भाई भूकंप आने वाले हैं। पी तरंगे ठोस के साथ साथ तरल माध्यम में भी चल सकती है, परंतु ठोस की तुलना में तरल माध्यम में इनकी गति मंद हो जाती है। परंतु ठोस की तुलना में तरल माध्यम में इसकी गति मंद हो जाती है। जैसे कि प्रकाश का भी चाल आप देखोगे कैसे रिफ्रैक्शन होता है, तो क्या होता है जब आप एयर से उसको ये में पानी में आप जब टॉर्च को ये करते हो तो उसकी गति थोड़ी मंद हो जाती है। उसी तरह इसकी भी है। महाद्वीप अब है महाद्वीप है।